हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे √5 को अपरिमेय करना सिद्ध। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी हमें √5 या √2 या √3 किसी भी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो हम सबसे पहले उसके विपरीत मान लेते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या का विपरीत क्या होता है? परिमेय संख्या। तो हम √5 को हम अपरिमेय संख्या मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगर देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि √5 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे p/q के रूप में √5 को लिख दिया। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ लिख दिए तो ये भी बताना पड़ता है कि p तथा q सभाज्य पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होता है। उसके आगे हम p/q को √5/1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कुछ इस प्रकार आंसर आएगा, p = √5q। फिर उसके बाद हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। और जब हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो p का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल √5 का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, p का स्क्वायर इक्वल 5q2। फिर हम उसे क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 जैसे मानेंगे। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, p तथा q को हम जो p है, जो हमारा p है समीकरण 1 में, उसको मान लेंगे गुणनखंड। और अब जो p बचा है हमारा उसको भी हम गुणनखंड मान लेंगे और हम उसे समीकरण 2 से पुट करेंगे। यानी कि हम समीकरण 2 से दर्शाएंगे उसे। उसके बाद यही सेम प्रोसेस पुनः दोहराया जाता है। इसीलिए हम √5 को पुनः मान लेते हैं कि यह p = 5 c के इक्वल है। यानी कि हम यहाँ पे पुनः मान लिए कि p = 5c। c एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि हम c ले रखे हैं तो c हमें बताना पड़ता है कि c क्यों ले रखे हैं। तो हमने c को ब्रैकेट में लिख दिया है कि c एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो हमें p का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कि p का स्क्वायर इक्वल 25 c का स्क्वायर। जब हमारा ये हो गया तो हम p का स्क्वायर हम समीकरण 1 से ले सकते हैं। यानी p का मान हम समीकरण 1 से ले सकते हैं। जब हमने p का मान समीकरण 1 से लिया तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, यानी कि हमें बताना पड़ता है कि यहाँ p तथा q का मान समीकरण 1 से लेने पर जब हम लिए और तब p का मान हम p स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 से रख दिए, पुट कर दिए। तो हमारा कुछ इस प्रकार समीकरण बना, 5q² इक्वल 25c स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 5q के मल्टीप्लाई में था तो उस साइड यानी कि इक्वल के उस साइड गया तो डिवाइड में चला गया। जब हमने 5 को 25 से डिवाइड किया तो हमारा 5 आंसर आया। तो हमारा q का स्क्वायर 5c बचा। और जैसे कि हमने ऊपर हमारा p का स्क्वायर समीकरण 1 में p का स्क्वायर इक्वल 5q आया था, तो हमने 5 को p का स्क्वायर का गुणनखंड मान लिया था और 5 को p का भी गुणनखंड मान लिया था। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, q का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर है तो हम 5 को q का स्क्वायर मान लेंगे और 5 को q का भी गुणनखंड मान लेंगे। फिर उसके बाद जब हम p तथा q दोनों का ये गुणनखंड है तो हम इसे क्या मानेंगे? ये एक विरोधाभासी अवस्था है और हम अतः यह हमारी मानना गलत है। फिर उसके बाद में हम ये मान लेंगे कि इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये देखा कि यानी जिसके भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ता है हम उसे सबसे पहले
परिमेय संख्या मानते हैं और हमें उसे p/q के रूप में लिख देते हैं। और सबसे पहले हम p का गुणनखंड निकालते हैं, फिर हम q का गुणनखंड निकालते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों को p तथा q का गुणनखंड मान लेते हैं और उसके बाद हम उसे ये दर्शा देते हैं कि यह हमारी विरोधाभासी अवस्था है, यानी कि यह है हमारी मानना गलत है, यानी कि जो भी हमें परिमेय संख्या माना है वो हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए √5 को एक अपरिमेय संख्या मान लिया जाता है। अगर आपको √5 की जगह √2 या √3 को करना है तो जहाँ भी √5 है वहाँ पे आप √2 को लगा दें, आपका प्रश्न या जो भी हो आंसर सही निकलेगा।